साहब, कैसे देखते हैं इस बजट को जो 25-26 का बजट पेश किया गया है? देखिए, बजट के ऊपर एनालिसिस करने से पहले हमें बजट मैकेनिज्म प्रोसेस पहले देखना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती क्या है, अपने एक्सपेंसेस की डिटेल पहले लिस्ट डाउन करती है और उसकी बेसिस पे हम अपने खर्चों का एक टोटल तखमीना लगाते हैं कि हमने अगले माली साल में इतने अमाउंट जो है वो हमने एक्सपेंड करना है, और उसकी बेसिस रेवेन्यू मेजर्स के तौर पे डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस की पॉलिसी बनाई जाती है। तो अगर हम एक्सपेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे इंटरेस्ट जो हमने लोन लिया हुआ है उसके ऊपर हम सूद और मार्कअप पे कर रहे होते हैं, वो एक डिफाइंड अमाउंट है, उसमें कोई रद्द-बदल नहीं किया जा सकता। नंबर 2 आ जाती हैं हमारी डिफेंस एक्सपेंसेस। आजकल के जैसे हालात हैं, बॉर्डर सिचुएशन है, उसमें डिफेंस एक्सपेंसेस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, या इवन रिड्यूस करना तो दूर की बात है, हम इंक्रीज ही पॉसिबल है उसमें। आगे आते हैं गवर्नमेंट के अपने पेंशन के खर्चे हैं। फिर आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, जो गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज रन कर रही है उसको मैनेज करने के लिए भी खर्चे चाहिए होते हैं। तो ये 4-5 मेजर हेड्स अगर हम देखते हैं तो इसकी बेसिस पे हमारे पास एक्सपेंसेस की डिटेल ऑलरेडी डिफाइंड हो जाती है। फिर गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडीज देनी होती हैं, कुछ और ग्रांट्स देनी होती हैं, जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज हैं उनको भी फाइनेंस करना होता है। वो एक थोड़ा सा वो जब हम डिटेल में डीप डाइव करते हैं तो वहाँ पे हम देख लेंगे। बट गवर्नमेंट के खर्चे देखें तो वो मेजर एक्सपेंसेस जो हैं ये इन्हीं 4-5 आइटम्स के ऊपर बन रहे होते हैं, और इसकी बेसिस पे गवर्नमेंट प्रेडिक्टिव मॉडल्स की बेसिस पे और पास्ट हिस्ट्री की बेसिस पे रेवेन्यू मेजर्स के तौर पे डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस की एस्टिमेशन करती है कि हम ये मेजर लेंगे तो उसकी वजह से इकोनॉमी में या जीडीपी में ये इंक्रीज आएगा, उसकी वजह से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, तो उसके ऊपर जब हम टैक्स लगाएंगे तो डायरेक्ट टैक्सेस के इंक्रीज कितना आ सकता है, और सेल्स टैक्स या फेडरल एक्साइज ड्यूटी के तौर पे इनडायरेक्ट टैक्सेस में कितना इंक्रीज आ सकता है। तो अगर हम एक्सपेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में लेके चलें तो मेरे ख्याल में एक रीजनेबल बजट है, और ऐसे ही बजट जो है वो आ सकता था। अच्छा, आपको यही लगता है? एक तो ये कि इस पर भी मैं आती हूँ कि ये रीजनेबल बजट है, और जिस तरह से सब लोग चीख, फिलहाल हम जिस क्लास को भी देखें वो तबका चीख रहा है। एक तो ये कि पोस्ट बजट से जो कबल एफबीआर ब्रीफिंग होती है वो नहीं हुई, कल सहाफ़ी बरादरी ने इस पर भी एहतजाज किया, इस पर क्या कॉमेंट करेंगे, इसको कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि हर कोई यही कह रहा है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट नहीं है, इसमें टैक्सेस की भरमार है। ऑल्दो तनख्वाहदार तबके को थोड़ा सा रिलीफ मिला है, लेकिन फिर भी हर कोई, आप किसान देख लें, कुछ किसी को भी देख लें, वो चीखता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि टैक्सेस बहुत ज्यादा लगाए गए हैं। आप कह रहे हैं कि ये रीजनेबल बजट है, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? जी, अच्छा देखिए, पहले तो ब्रीफिंग के कॉन्टेक्स्ट से देख लें तो ईद के फौरन बाद ही सेशन कॉल हो गया था, इकोनॉमिक रिव्यू भी आ गया, तो परहैप्स टाइमिंग का शायद इशू था। अच्छा। और अगर वैसे देखें तो मेरे ख्याल में ईद से पहले ही बजट प्रिपेयर हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अगर चाहती तो ब्रीफिंग एक दी जा सकती थी, कोई उसमें मुज़ाहिदा नहीं था, मगर इन एनी केस जो काम उन्होंने नहीं किया उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ब्रीफिंग पहले से होनी चाहिए थी ताकि नंबर्स की या एस्टिमेशन की जो एक ब्रॉडर लाइन पिक्चर होती है या मैक्रो पिक्चर आती है वो एटलीस्ट मीडिया को रिलीज की जा सकती थी। राइट। अच्छा जी, अगर हम रेवेन्यू मेजर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें, देखिए सैलरीड क्लास के कॉन्टेक्स्ट में कुछ रिलीफ मिला है विद रेफरेंस टू रिडक्शन इन विदहोल्डिंग टैक्स रेट्स। एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा की थी, बट फॉर अ स्टार्ट मेरा ख्याल में एटलीस्ट, जैसे क्योंकि होता ही है कि सैलरीड क्लास की जितनी भी तनख्वाह होती है उसमें टैक्स एडवांस में डिडक्शन हो जाती है, और उनको बैंक अकाउंट में जो फंड ट्रांसफ़र होते हैं वो नेट ऑफ टैक्स हो रहे होते हैं। तो उस लिहाज से सैलरीड पर्सन के पास ऑप्शन नहीं होता कि वो अपनी टैक्स प्लानिंग कर सके या टैक्स की मैनिपुलेशन कर सके, क्योंकि एडवांस में ऑलरेडी डिडक्शन हो रही होती है। जो अगर रिलीफ मिला है शुड बी टेकन एज अ पॉजिटिव स्टेप, और मे बी गोइंग फॉरवर्ड अगले सालों में रिलीफ इंक्रीज होगा। एक दो जो चीज़ें ऐड इसमें की जा सकती हैं स्पेसिफिकली टू सैलरीड क्लास, कुछ पुराने सालों में टैक्स के क्रेडिट्स होते थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से अगर किसी के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है तो वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर लेता था, या इंश्योरेंस या पॉलिसी ले ली, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, एजुकेशन पॉलिसी ले ली, उसके ऊपर टैक्स के क्रेडिट्स मिल जाते थे जो कि टैक्स की अमाउंट को रिड्यूस करते थे। वो सारे ख़त्म कर दिए गए, उनको रिवाइव किया जाना चाहिए या एटलीस्ट कंसिडर ज़रूर करना चाहिए।
राइट तो हम ये भी बताइएगा कि हम देखते हैं कि अभी सोलर पैनल्स पे 18% जो है वो टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं। इससे पहले गाड़ियों की एक मार्केट आई थी, बहुत सारे जो हैं वो ब्रांड्स मार्केट में दाखिल हुए थे और उस दौरान भी हमने देखा कि बैंकों से कर्जा लेके 4-4 गाड़ियां ली गई और फिर उसके बाद जो है उनके टैक्सेस इतने इंक्रीज हो गए हैं कि आज उनकी कीमतें 300 गुना ज़्यादा हैं बल्कि। और आज सोलर पैनल्स जब लोगों ने जो है सोलर पैनल्स खरीदने के लिए पैसे जमा किए, उसको पहुंचे हैं वहाँ पर जहाँ पर वो खरीद सकते हैं, तो ये 18% का इंक्रीज हो गया। आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल है? जो लोग मराते और ये बातें कर रहे हैं कि इस बजट से जो है ये आवाम दोस्त बजट है, समरात मुंतकिल होंगे, तो मुंतकिल होंगे? नहीं, देखिए अवाम दोस्त बजट तो इन एनी केस नहीं कहेंगे। एट बेस्ट इसको मैंने पहले ही डिफाइन किया कि इसको न्यूट्रल बजट ही कहा जा सकता है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है। रूम फॉर इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली मौजूद है। कुछ चीज़ों को रिकंसिडर करना चाहिए। कुछ लॉ में प्रोसिक्यूशन के और कॉन्फिस्केशन वाली जो क्लॉजेज ऐड की गई हैं या सजेशन प्रपोज की गई हैं, उनके ऊपर रिकंसिडरेशन ज़रूरी है, क्योंकि मार धाड़ करके पकड़ दकड़ करके तो इस तरह से इकोनॉमी को रन नहीं किया जा सकता और उसके नेगेटिव बिजनेस सेंटिमेंट्स आते हैं। राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी, सोलर पैनल्स और उसके कॉन्टेक्स्ट से देखिए, पहले ड्यूटीज कम की भी थी तो आवाम ने डेफिनेटली चीज़ें इंपोर्ट भी की और सोलर पैनल्स इंस्टॉल भी किए, जिसकी वजह से देखिए ये एक ड्यूल किस्म का इम्पैक्ट आता है। पाकिस्तान जितने भी फर्नेस ऑयल की बेसिस के ऊपर पावर जनरेशन कर रहा है, पाकिस्तान के पास 46,000 मेगावाट की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। हमारी पीक प्रोडक्शन या यूटिलाइजेशन जो है वो 26 से 28,000 मेगावाट के दरमियान रहती है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि पिछले सालों में ये 26,000 की कंजम्पशन को देखते हुए 46,000 की प्रोडक्शन इंस्टॉल करने की परमिशन क्यों दी गई, उसकी क्या वजूहत थी। नंबर 1 तो ये आ जाता है। नंबर 2 ये आता है कि जब आप सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं तो देखिए गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्सिंग की हुई है उसकी बेसिस पे इन्होंने कैपेसिटी चार्जेस तो पे करना ही है। अगर मैं अपने घर में सोलर पैनल लगा लेता हूँ, पहले मैं 100 यूनिट यूज़ करता था, आज मैं 50 यूनिट यूज़ करता हूँ, तो वो जो 50 यूनिट मैंने सोलर पावर के थ्रू जनरेट किए, वो 50 यूनिट मैं ग्रिड में वापस भी डाल रहा हूँ और मैं कुछ कम कंज्यूम कर रहा हूँ। बट उसकी वजह से हुआ क्या कि गवर्नमेंट की जो प्राइसिंग का मैकेनिज्म है वो तो अपनी जगह पे है, और होता क्या है, वो जो 50 यूनिट मैंने कम कंज्यूम किए वो किसी और ने कंज्यूम किए, या अगर इवन नहीं भी कंज्यूम किए तो उसकी वजह से जो एवरेज रेट ऑफ कलेक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है ऑन द रिमेनिंग कंज्यूमर्स। तो ये एक विशियस साइकिल है और गवर्नमेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी कि सोलर पैनल्स तो यूज सब कर ही रहे हैं, तो व्हाई नॉट वी आल्सो बेनिफिट फ्रॉम द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ऐसा ही है। अच्छा वकार साहब, एक और चीज भी यही कही जा रही है, लोग यही कह रहे हैं कि IMF डिक्टेटेड बजट है और ऑलरेडी ये सब कुछ डिसाइडेड था, IMF की तरफ से शराइत थी हमारे ऊपर और बस अब फिलअप करके बजट जो है वो पेश कर दिया गया। एक तो इस पर कॉमेंट कीजिएगा और दूसरा ये कि जिस तरह से हम IMF के प्रोग्राम में और हुकूमत जो है वो इनकम टैक्स में रिलीफ दिया है उसने, लेकिन सेविंग्स पर मजीद टैक्स लगा दिया है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिर सेविंग्स जो लोगों के पास पड़ी हैं वो तो बैंकों से अपना पैसा निकाल लेंगे, इंटरेस्ट रेट पहले ही कम है, तो इसमें लोग डॉलर स्टॉक करेंगे तो डॉलर का रेट ऊपर जा सकता है। इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा देखिए, पहले सेविंग से ही स्टार्ट कर लेता हूँ। देखिए सेविंग्स में अगर पहले पॉलिसी रेट अगर हम देखें तो पिछले 1.5-2 साल पहले तक भी अगर देखें तो 20-22% तक रेट गए हुए थे, और उसकी वजह से बैंकों में जिनके पास लीगल मनी या वाइट मनी थी वो बैंकों में ही प्लेस हुआ था, वो चाहे सुकूक की फॉर्म में हो, सेविंग्स अकाउंट की फॉर्म में हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हुई थी। उसकी वजह से अब हुआ यह है कि रेट पॉलिसी रेट जो है वो 11% पे आ गया है। तो 20% से जब हम 11% पे आते हैं तो जो भी प्रॉफिट ऑन डेट की अर्निंग हो रही है डिपॉजिटर के एंड पे, उसमें डेफिनेटली कमी आई है। मगर आप इसके साथ इक्वल ये भी देखेंगे कि आप कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है जहां पे आपका प्रिंसिपल भी सिक्योर है और ओवर एंड अबव आप अर्न भी कर सकते हैं। अच्छा। तो वो आप कुछ हद तक आपकी बात ठीक है कि वो पैसा जो है वो सारा डॉलर में जाएगा, बट मनी चेंजर के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखिए तो उनके पास भी डिफाइंड अमाउंट है, उनकी स्टेट बैंक को रिपोर्टिंग भी हो रही होती है, तो लिमिटेड स्पेस अवेलेबल है कि डॉलर्स में इन्वेस्ट कैसे करेंगे। राइट। और मेरा तो ये ख्याल है कि देखिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट और एटलीस्ट प्रिंसिपल की सेविंग
के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो मेरा ख्याल है सेविंग अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड्स और सुकूक्स, इन्हीं में ही पैसा प्लेस रहेगा। नेशनल सेविंग सेंटर्स की जितनी भी स्कीम होती है इसी में ही पैसा रहेगा।